हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे ही लगते हैं। राधिका का बेटा रेयांश एकदम गोरा चिट्टा था, जिसे देखकर सभी को उसे प्यार करने को मन करता। फिर राधिका तो उसकी माँ थी, सारे दिन उसकी शरारतें देखकर खुश होती थी। रेयांश को पाकर तो उसे ऐसा लगता था कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए। रेयांश से बड़ी 7-8 साल की बेटी पीहू भी कम प्यारी नहीं थी। दोनों बच्चों को जान से भी ज़्यादा चाहने वाली राधिका उनके प्रति लापरवाह कैसे हो गई, और आज तो हद ही हो गई थी। सुबह जब राधिका ऑटो पर बैठने लगी तो रेयांश उसके पाँवों से लिपट गया। प्यार से मनाने पर भी नहीं माना तो राधिका ने उसे डांटा। देर तो हो ही रही थी। उसने आव देखा न ताव और उसके गाल पर एक चांटा जड़ दिया। चांटा कुछ जोर से पड़ गया था। उंगलियों के निशान रेयांश के गाल पर उभर आए थे। रेयांश के रोने की आवाज़ सुनकर उसके दादाजी बाहर आ गए और रेयांश को गोद में लेकर मनाने लगे। राधिका की सास ने जब आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा तो वह सहम गई। फिर ऑटो में बैठते हुए ससुर जी की आवाज़ सुनाई दी, जब करते नहीं बनता तो क्यों करती है नौकरी? यहाँ क्या खाने के लाले पड़ रहे हैं? राधिका को स्कूल में उस दिन किसी काम में मन नहीं लगा। इच्छा तो हो रही थी छुट्टी लेकर घर जाए, पर अभी नौकरी लगे 2-2.5 महीने ही हुए थे। प्रधान अध्यापिका वैसे भी कहती रहती थी, भाई नौकरी तो बच्चों वाली को करनी ही नहीं चाहिए, रहेंगी स्कूल में और ध्यान रहेगा घर में। इतना कहकर वे एक तिरस्कारपूर्ण हंसी हंसती, जबकि वे खुद 45 वर्ष की आयु में भी कुंवारी थी। खैर, स्कूल का समय समाप्त होते ही राधिका ऑटो के लिए ऐसे दौड़ी कि सामने से आती हुई प्रधान अध्यापिका व अन्य 2 अध्यापिकाओं को अभिवादन करना तक भूल गई। ऑटो में आकर बैठने के बाद उसे इस बात का ख्याल आया, दोनों अध्यापिकाओं की प्रधान अध्यापिका के साथ बनती भी अच्छी थी और वे उससे वरिष्ठ भी थी। खैर, जो भी हुआ अब क्या हो सकता था। ऑटो वाले से उतावलापन दिखाते हुए कहा, जल्दी चलो। कुछ दूर जाकर ऑटो वाले ने पूछा, साहब क्या करते हैं? बहुत बड़े वकील है, राधिका ने सगर्व कहा। ऑटो वाले ने मुंह से कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर उसे देख लिया। उसकी इस मुस्कान से उसे सुबह की घटना फिर याद आ गई। जैसे जैसे घर करीब आता गया, राधिका का संकोच बढ़ता गया। सास ससुर से कैसे आंख मिलाए? सुबह तो पति संजीत घर पर नहीं थे, पर अब संजीत को भी मालूम हो गया होगा। बच्चों को वे कितना चाहते हैं, जहाँ तक हो सके वे प्यार से ही उन्हें समझाते हैं। बच्चे भी अपने पिता से बहुत हिले मिले थे। घर के आगे ऑटो रुका। रेयांश रोज की तरह दौड़कर नहीं आया। पीहू भी सिर्फ एक बार झाँक कर भीतर चली गई। अंदर जाकर उसने धीरे से रेयांश को आवाज़ दी। वह दूर से ही बोला, हम नहीं आते, आप मालती है। आपसे अमाली कट्टी हो गई। राधिका वैसे ही बिस्तर पर पड़ गई जैसे स्कूल से आई थी। रोते रोते उसके सिर में दर्द होने लगा। वो चुपचाप वैसे ही आंख बंद किए पड़ी रही। किसी ने बत्ती जलाई, मुड़कर देखा तो उसकी सास ही थी। वे राधिका के करीब आकर बोली, चलो बहू, हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लो। सास की हमदर्दी अच्छी भी लगी और साथ ही शर्म भी आई। रात का खान पीना खत्म हुआ तो सब बिस्तर पर चले गए थे। संजीत खाना खाकर दूसरे कमरे में चला गया, जरूरी केस देखने। राधिका को संजीत का बाहर जाना भी उस दिन राहत ही दे रहा था। रेयांश करवट बदलते हुए नींद में कुछ बड़बड़ाया। राधिका ने उसको चादर ओढ़ाई, फिर पीहू की ओर देखा। आज पीहू भी उससे घर आने के बाद ज़्यादा बोली नहीं। और दिन तो स्कूल की छोटी सी छोटी बात बताती, तरह तरह के प्रश्न पूछती रहती, साथ में खाना खाने की जिद करती। फिर सोते समय जब तक एकाध कहानी ना सुन ले उसे नींद नहीं आती थी।
पर आज राधिका को लग रहा था मानो बच्चे पराए और उससे दूर हो रहे थे। 2.5 साल के बच्चे में अपना पराया की क्या समझ हो सकती है। वह तो माँ को ही सब कुछ समझता है। माँ भी तो उससे बिछुड़कर कहाँ रहना चाहती है। वह दिन भी कितना बुरा था जब पहली बार काव्या से मिली थी। राधिका सोचने लगी, कैसी सजी धजी थी काव्या। बात बात पर उसका हंसना राधिका को उस दिन वह जीवन से परिपूर्ण एकदम जीवंत लगी। संजीत और मनोज साथ ही पढ़े थे। आजकल मनोज उसी शहर में कॉलेज में लेक्चरर से तरक्की पाकर प्रोफेसर बन गया था। उस दिन रास्ते में जो मुलाकात हुई तो मनोज ने संजीत व राधिका को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। वहां जाने पर राधिका भौचक्की सी रह गई। ड्राइंग रूम था या कोई म्यूजियम। महंगी क्रॉकरी में नाश्ता आया, अच्छी नई नई डिशेज। राधिका तो नाश्ते के दौरान कुछ अधिक ना बोली, पर काव्या चहकती रही। शायद भौतिक सुख से परिपूर्ण होने पर आदमी वाचाल हो जाता है। काव्या किसी काम से अंदर चली गई। संजीत और मनोज बीते दिनों की यादों में खोए हुए थे। राधिका सोचने लगी, उसका पति भी वकालत में इतना तो कमा ही लेता है जिससे आराम से रहा जा सके। खाने पहनने को है, बच्चों को घी दूध की कमी नहीं, बचत भी ठीक है, सुख शांति से भरा पूरा परिवार है। पर मनोज के यहाँ की रौनक देखकर उसे अपना रहन सहन बड़ा तुच्छ लगा। काव्या की आवाज़ से राधिका इतनी बुरी तरह चौंकी कि संजीत और मनोज दोनों उसकी ओर देखने लगे। मनोज ने कहा, शायद भाभी को घर में छोड़े हुए बच्चों की याद आ रही है। भाभी, इतना मोह भी ठीक नहीं। अब देखिए, हमारी श्रीमती जी को ले दे के एक तो लाल है, सो उसको भी छात्रावास में भेज दिया। मुश्किल से 8-10 साल का है। कहती है वहाँ शुरू से रहेगा तो तहजीब सीख लेगा। भाभी, आप ही बताइए, क्या घर पर बच्चे शिष्टाचार नहीं सीखते हैं। मनोज शायद आगे भी कुछ कहता, पर काव्या राधिका का हाथ पकड़कर यह कहते हुए अंदर ले गई, अजी, इनकी तो यह आदत है, कोई भी आए तो शुरू हो जाते हैं। भाई, हमको तो ऐसी भावुकता पसंद नहीं। आदमी को व्यवहारिक होना चाहिए। उसके व्यवहारिक होने का थोड़ा अंदाज़ा तो बाहर से ही मिल रहा था। जब अंदर जाकर देखा तो एलईडी टेलीविज़न, कंप्यूटर, चमचमाता महंगा फर्नीचर, ओह, क्या क्या गिनाए गए। राधिका की हैरानी को काव्या शायद भाप गई थी। काव्या बड़े गर्व से, गर्व के बजाय घमंड कहना ही उचित होगा, बोली, यह सब मेरी मेहनत का फल है। यदि विक्की को छात्रावास में ना रखती तो इतने आराम से नौकरी थोड़े ही की जा सकती थी। उसको देखने के लिए आया, फिर नौकर रखो, फिर उन नौकरों की निगरानी करो। अच्छा, सिर दर्द ही समझो। अब मुझे कोई फिक्र नहीं। हर महीने 80,000 रुपये कमा लेती हूँ। काम भी अच्छा ही है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हूँ। जरा ढंग से संवर के रहना, लोगों से मिलना और मुस्कान बिखेरते रहना। संवर के रहना किस औरत को अच्छा नहीं लगेगा। अरे, मैं तो बोलने ही जा रही हूँ, आप भी कहेंगी अच्छी मिली। आइए, मैं आपको पूरा घर दिखाऊं। शयन कक्ष तो बिल्कुल फिल्मी थी। बढ़िया सुंदर डबल बेड पर उस पर बिछी चादर इतनी सुंदर कि हाय, राधिका कल्पना में अपने आप को उस पर संजीत के साथ देखने लगी। सिर को झटक कर उस विचार को तुरंत निकाल देने की कोशिश की। बाहर के कमरे में आने पर संजीत बोला, चलो राधिका, क्या यहीं रहने का इरादा है। काव्या ने संजीत से कहा, आप इन्हें कभी कभी यहाँ ले आया करिए, इनका मन भी बहला करेगा। आपको समय ना हो तो मनोज को फ़ोन कर दिया कीजिए, हम खुद ही इन्हें ले आएंगे। राधिका की इच्छा तो हुई
कि कहे जब आप लेने आएंगी तो वहीं मेरे घर पर बातचीत हो सकती है। पर उसका मन इतना भारी हो रहा था कि लग रहा था अगर एक बोल भी मुंह से निकला तो वह रो देगी। वह समझ रही थी कि काव्या सिर्फ अपने धन का दिखावा भर दिखाना चाहती थी। घर लौटते हुए आधे रास्ते तक दोनों चुप रहे। फिर संजीत एकदम बोला, मनोज की पत्नी भी खूब है। वह आगे कुछ बोले इससे पहले राधिका ने टोक दिया, हाँ मुझ जैसी बेवकूफ़ थोड़ी है। उसकी आवाज़ रोमांसी भी थी। संजीत ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और प्यार से बोला, राधिका कैसी बेवकूफ़ों सी बात करती हो। फिर उसने एकदम दांतों तले जीभ दबा ली। वह अनजाने में क्या बोल गया, मानो राधिका की कही हुई बात का समर्थन कर दिया हो। फिर एकदम बात बदलते हुए बोला, बहुत देर हो गई, बच्चे शायद सो भी गए होंगे। पर राधिका की आग्नेय दृष्टि देखकर फिर वह रास्ते भर चुप ही रहा। घर पहुंचने पर राधिका सिर दर्द का बहाना करके बिना कुछ खाए पिए लेट गई। पर रात भर उसे काव्या के बेडरूम के ही सपने आते रहे। काव्या की अलमारी में सजी साड़ियों की इंद्रधनुषी छटा रह रह कर आंखों के सामने नाच रही थी। ओह कितनी साड़ियाँ! रोज एक एक पहने तो साल में उसे 3 या 4 बार से अधिक पहनने का मौका ना आए। अब तो उनकी दूसरी कार भी आने को है। वैसे तो कई लोगों के अच्छे व बड़े घर कार सब देख चुकी है। खुद उसके भाई साहब के पास कार है, पर वे बहुत बड़े इंजीनियर है। अपने पति की बराबरी में तो जो भी है, सबका रहन सहन करीब करीब एक सा ही है। राधिका ने यह नहीं सोचा था कि उसकी बेचैनी एक दिन उसे नौकरी करने पर मजबूर कर देगी। आवेदन देने के पहले कई दिन तक वह पोह में पड़ी रही। 2.5 साल का रेयांश उसे कौन संभालेगा। सासू माँ भी बूढ़ी है। संजीत से जब राय मांगी तो उन्होंने भी यही कहा, भाई परिस्थितिवश नौकरी करना बुरी बात नहीं, पर तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत पड़ गई। कम से कम रेयांश ही कुछ बड़ा होकर स्कूल जाने लगे तो ठीक है, फिर आगे तुम्हारी इच्छा। सास ससुर ने भी कहा, बहू रेयांश को तो हम संभाल लेंगे, हमारा और है ही कौन। पर तुम्हारा शरीर भी तो दोनों भार को सहन कर सके तब ना। जो भी करो सोच समझ कर करो। पर उसके सिर पर तो जैसे जुनून सवार था। 6-7 दिन तक तो स्कूल में रेयांश की खूब याद आती थी। फिर ठीक लगने लगा। पर रोज़ स्कूल से लौटकर जब घर में कदम रखती तो घर की कुछ अव्यवस्था मन को खटकती। एक दिन जब वह स्कूल से लौटी तो घर में कोई मेहमान आए हुए थे। काम वाली घर पर नहीं थी तो पीहू उनको पानी दे रही थी। पीहू को देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर आ पहुंचा। बाल बिखरे हुए, फ्रॉक की तुरपन उधड़ी हुई, हाथ में पेंटिंग कलर लगे हुए थे। अजीब हाल बना रखा था। पीहू को बगल से पकड़कर खींचते हुए वह अंदर ले गई। उसका तमतमाता चेहरा देखकर वहाँ का वातावरण एकदम बोझिल हो गया। पीहू सुबकती हुई एक कोने में खड़ी हो गई। उस समय राधिका को अपनी गलती का ख्याल नहीं आया, बल्कि उसे सब पर गुस्सा आया कि सब उससे खार खाए बैठे हैं और जानबूझकर उसका अपमान करना चाहते हैं। पर आज लगता है वास्तव में उसने अपनी नौकरी के आगे बाकी हर बात को गौण समझ लिया। पहले वह संजीत के मौजे रुमाल देखकर रख दिया करती थी। उसके कपड़ों पर प्रेस बटन आदि का भी ध्यान रखती थी। दोपहर के समय बच्चों के पुराने कपड़ों को बड़ा करना, मरम्मत करना आदि काफ़ी कुछ काम कर लेती थी। अब तो संजीत अपने हाथ से बटन लगाना आदि छोटी मोटी मरम्मत कर लेता है, पर मुँह से कुछ नहीं बोलता। रेयांश भी इन 2 ही महीनों में कुछ दुबला हो गया है। दादी दूध दे सकती है, खिला सकती है, प्यार भी बहुत करती है,
पर माँ की ममता व आरंभिक शिक्षा और कोई थोड़े ही दे सकता है। फिर उसके कमाने से क्या फ़ायदा हुआ, सिवा इसके कि घर का खर्चा पहले से बढ़ गया। सब कपड़े धोबी को जाने लगे और कपड़ों का नुकसान भी ज़्यादा होने लगा। अब महुरी को भी काम बढ़ जाने से ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। ऑटो को खर्च लगा। इस प्रकार मासिक खर्च बढ़ ही गया। इसके अलावा घर और बच्चे अव्यवस्थित हो गए। सो अलग सास बेचारी दिन भर काम में पीसती रहती और जब नहीं कर पाती तो बड़बड़ाती रहती। इन्हीं 2 महीनों में घर की शांति भंग हो गई, जिस पर उसने जो कल्पना की थी अपनी तनख्वाह से घर की सजावट के लिए कुछ खरीदेगी, उसे कार्य रूप से परिणत करना कितना मुश्किल है, यह उसे तुरंत पता लग गया। उसे कुछ कहने में ही झिझक हो रही थी। कहीं संजीत यह न समझ ले कि सिर्फ उसने इन दिखावे की चीज़ों के लिए ही नौकरी की है। संजीत के मन में हीन भावना भी आ सकती है, पर यह सब उसे पहले क्यों नहीं सूझा। खैर, अब तो सुध आई, बाज आई ऐसी नौकरी से। उसने मन ही मन सोचा, बच्चे जरा बड़े हो जाए तो देखा जाएगा। अगले दिन उसने संजीत के चपरासी के हाथों 1 महीने का नोटिस देते हुए अपना त्याग पत्र तथा 1 दिन के आकस्मिक अवकाश की अर्जी भेज दी। संजीत ने यही समझा कि शायद तबीयत खराब होने से 1-2 दिन की छुट्टी ले रखी है। बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी पड़ने शुरू हो चुकी थी। बहुत दिनों बाद उस रात को दोनों चहलकदमी को निकले। संजीत ने पूछा, क्यों अचानक तुम्हारी तबीयत क्या हो गया? तुमने कितने दिन की छुट्टी ले ली है? राधिका बोली, हमेशा के लिए। संजीत परेशान सा उसकी ओर देखने लगा। सच राधिका, सच? अब तुम नहीं जाओगी स्कूल? चलो, अब कमीज पैंट में बटन नहीं टाकने पड़ेंगे। धोबी को डांटने का काम भी अब तुम संभाल लोगी। हाँ, अब रात को थके होने का बहाना भी नहीं कर सकती। पर यह तो बताओ, नौकरी छोड़ क्यों दी? राधिका उसके उतावलेपन को देखकर हंसते हुए मजा ले रही थी। उसे पति पर दया भी आई। बोली, हाँ, मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। जनाब दर्जी तो बन ही जाते। अजीब आदमी हो, कम से कम एक बार तो मुँह से कहा होता कि राधिका, तुम्हारे स्कूल जाने से मुझे कितनी परेशानी होती है। डियर, हम तो शुरू से ही कहना चाहते थे, पर हमारी बात आपको तब जचती थोड़े ही। हमने भी सोचा लेने दो थोड़े मन की, अपने आप सब हाल सामने आएगा तो जान जाएगी। पर यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी नौकरी छोड़ने को तैयार हो जाएगी। खैर, तुमने अपनी परिस्थिति पहचान ली तो सब ठीक है। फिर थोड़ा रुक कर बोले, हाँ राधिका, सद्गृहिणी बनना कितना कठिन है। तुम जब अपने इस दायित्व को अच्छे से निभाती हो तो मुझे कितना गर्व होता है, मालूम है। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें घर से बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी ओर से पूरी छूट है। तुम पढ़ो लिखो, कुछ नया सीखो, पर अपने दायित्व को समझकर। फिर कुछ देर दोनों मौन चलते रहे। संजीत को लग रहा था कि राधिका कुछ पूछना चाह रही है, पर हिचक रही है। 2-3 बार उसने राधिका की ओर देखा, मानो हिम्मत बांधा रहा हो। काव्या को देखकर आपको यह नहीं लगता कि वह कितनी लायक औरत है? उसने अपना घर कैसे सजा लिया है, तब आपको मुझ में कमी नहीं लगती? आखिर राधिका ने पूछ ही लिया। संजीत इतना खुलकर हंसे कि राह के इक्का दुक्का लोग भी मुड़कर उनकी ओर देखने लगे। आखिर हंसने का यह कैसा और कौन सा मौका है? राधिका समझ नहीं पाई। जब उनकी हंसी रुकी तो बोले, तुमको क्या लगता है कि मनोज बहुत खुश है? वह क्या कह रहा था मालूम है? यार, जवान की स्वाद ही चला गया। मनपसंद चीज़ें खाए अरसा हो गया। श्रीमती जी दफ्तर से आकर पराठे सेक देती है। बस इतवार के दिन
वे छुट्टी के मूड में रहती है। देर से उठना, आराम से नहाना धोना, फिर होटल में खाना, पिक्चर। बस यार, तू बड़ा सुखी है। यहाँ तो हर महीने माँ बाप को रुपये भेजने पर टोका जाता है। आखिर माँ बाप के प्रति कुछ फर्ज भी तो है कि नहीं। और सुनोगी, उस दिन हमारे बच्चों को देखकर बोला, यार तुम्हारे बच्चे कितने सलीके से रहते हैं। इच्छा तो होती है कि काव्या को बताऊं कि देखो, इन बच्चों को शिष्टाचार की कोई सीख कॉन्वेंट या पब्लिक स्कूल से नहीं, बल्कि माँ के सिखाने से मिली है। मैंने यह सुनकर कैसा अनुभव किया होगा, तुम अनुमान लगा सकती हो। यही तुम्हारी जीत थी, और तुम्हारी जीत यानी मेरी जीत। काव्या की आधी तनख्वाह को अपनी साड़ियों, मेकअप, होटल और सैर सपाटे में खर्च हो जाती है। बेटे को छात्रावास में रखने का खर्च अलग, उसमें अहम की भावना है। और मेरे की भावना से ग्रस्त वह यही समझती है कि उसे नौकरी करने से ही घर में इतनी चीज़ें आई हैं। जहाँ यह मेरे की भावना आई, घर की सुख शांति नष्ट समझो। कुछ रुक कर संजीत बोले, चलो राधिका, अब घर चले, काफ़ी दूर निकल आए हैं। फिर धीरे से बोले, आज के बाद रात को थकान का बहाना ना चलेगा। राधिका को गुदगुदी सी हुई और बहुत दिनों बाद उसके मन में बसी बेचैनी दूर जाती लगी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।